एक बेकार समझी जाने वाली शक्ति, जो असल में भगवान से भी खतरनाक निकली। अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज को अपनी मर्जी के अनुसार बदल सकती है, इंसान को जानवर, पत्थर को खाना, कबाड़ को बख्तरबंद गाड़ी और मौत को जिंदगी में बदल सकती है, तो शायद तुम इसे मजाक समझोगे, लेकिन मेरे साथ यही हुआ। सब लोग मेरी ताकत को दुनिया की सबसे बेकार एसएसएस रैंक क्षमता समझते थे। उन्हें क्या पता था, मैं चीजों पर सिर्फ लेबल नहीं लगाता था, मैं पूरी दुनिया की परिभाषा बदल सकता था। मैंने इतिहास की सबसे दुर्लभ एसएसएस रैंक क्षमता हासिल की थी। इसका नाम था लेबल। किताबों में लिखा था कि यह शक्ति दुनिया की किसी भी वस्तु की परिभाषा बदल सकती है, लेकिन असलियत, जब मैंने एक मेज पर अपनी शक्ति इस्तेमाल की, उसके ऊपर सिर्फ फर्नीचर लिखा दिखाई दिया। एक ज़ॉम्बी पर इस्तेमाल किया तो बस खतरा लिखा आया, बस इतना ही। न कोई हमला, न कोई विस्फोट, न कोई सुपर पावर। मैंने मान लिया कि मेरी एसएसएस रैंक शक्ति सिर्फ बेकार टैग लगाने के लिए बनी है, और इसी गलतफहमी ने मेरी जिंदगी छीन ली। सर्वनाश की शुरुआत हो चुकी थी। पूरी दुनिया ज़ॉम्बियों से भर गई थी। मैं कई दिनों से तेज बुखार में तड़प रहा था, शरीर आग की तरह जल रहा था, मेरी सांसें टूट रही थीं। मेरे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक आखिरी बुखार का इंजेक्शन। लेकिन वो इंजेक्शन मेरे हाथ में नहीं आया। मेरी गर्लफ्रेंड हान जियांगशुए उसे उठाकर मेरे पास आए। एक पल के लिए मुझे लगा शायद वह मुझे बचा लेगी, लेकिन अगले ही पल उसने वह इंजेक्शन मुझे नहीं, बल्कि किंग कॉन्ग आर्म जैसी ताकत रखने वाले आदमी वांग पो के हाथ में दे दिया। मेरी तरफ देखे बिना वह उसके साथ चल दी। जाते जाते वांग पो ने मुझे गंदे गद्दे पर धक्का दिया और ठंडी आवाज में बोला, कमजोर लोग इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं जीते। उन दोनों के कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और मैं मौत का इंतजार करने लगा। मेरी आंखें उस भारी लोहे के दरवाजे पर टिक गईं, जिसे बाहर से पूरी तरह वेल्ड कर दिया गया था। उसे कोई भी ज़ॉम्बी कभी नहीं तोड़ सकता था। लेकिन तभी मेरे बुखार से तपते दिमाग में एक पागल सा ख्याल आया, अगर ये लोहे का दरवाज़ा लकड़ी का बन जाए तो। मैंने अपनी पूरी चेतना उस दरवाजे पर केंद्रित कर दी। अगले ही पल जिस दरवाजे को दुनिया का सबसे मजबूत दरवाज़ा समझा जाता था, वह पल भर में एक साधारण लकड़ी का दरवाज़ा बन गया। धड़ाम, बाहर खड़े ज़ॉम्बियों ने एक हल्का सा धक्का दिया और दरवाज़ा टूट गया। दर्जनों ज़ॉम्बी मेरी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन मैं डर नहीं रहा था। मैं जोर जोर से हंस रहा था, क्योंकि उसी पल मुझे अपनी असली शक्ति समझ आ चुकी थी। मैं हकीकत बदलता हूँ। मेरी शक्ति का नाम लेबल नहीं था, ये तो सृष्टि की शक्ति थी। जो मैं कहूँ वही सच बन जाए। मैं किसी चीज का विवरण नहीं लिखता था, मैं उसकी पहचान बदल देता था। सबसे आगे दौड़ते ज़ॉम्बी की तरफ मैंने देखा, बस एक विचार, और वह वहीं रुक गया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया पर किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। फिर मैंने पूरे ज़ॉम्बी झुंड पर नजर घुमाई। कुछ ही सेकंड में हर ज़ॉम्बी उसी मुद्रा में हमेशा के लिए जम गया, जैसे समय ही रुक गया हो। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति इस्तेमाल करने की कीमत भी थी। मेरा मानसिक बल लगभग खत्म हो चुका था। बुखार फिर से सिर पर चढ़ने लगा। मैंने अपनी नज़र अपने शरीर के अंदर फैल रहे वायरस पर टिकाई और मन ही मन एक नया आदेश दिया, बीमारी समाप्त। अचानक पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। कुछ ही सेकंड में जो तेज बुखार पूरे दिन मुझे मौत के करीब ले आया था, वह ऐसे गायब हो गया मानो कभी था ही नहीं। मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था, लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी। मेरी गर्लफ्रेंड और वांग पो जाते समय सारा खाना साथ ले गए थे। कमरे में सिर्फ दो चीजें बची थीं, धूल और बदबू से भरा गंदा पानी और कुछ ईंटें। मैं गंदे पानी के पास बैठा, अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। अगले ही पल काला बदबूदार पानी बिल्कुल साफ मीठे पीने के पानी में बदल गया। मैंने एक घूंट लिया, जैसे किसी पहाड़ी झरने का पानी पी रहा हूँ। अब बारी खाने की थी। मैंने एक ईंट उठाई, वह असली ईंट की तरह भारी और सख्त थी। मैं मुस्कुराया और आदेश दिया, ताज़ा गर्म ब्रेड। मेरे हाथ की ईंट कुछ ही पल में भाप छोड़ती हुई ताज़ा रोटी बन गई। उस वीरान दुनिया में मैं जमीन पर बैठकर एक बूंद साफ पानी और एक निवाला गर्म रोटी का खा रहा था। शायद वह प्रलय के बाद का सबसे शानदार भोज था। अब मुझे जीना था और उसके लिए हथियार चाहिए था। मेरी नज़र जमीन पर पड़ी एक टूटी हुई जंग लगी लोहे की पाइप पर गई। मैंने उसे उठाया, फिर मुस्कुराकर कहा, हल्की लेकिन बेहद धारदार मिश्र धातु की तलवार। नीली रोशनी चमकी, लोहे की पाइप पिघलने लगी, उसका आकार बदलने लगा। कुछ ही पल बाद मेरे हाथ में एक चमकती हुई चांदी जैसी छोटी तलवार थी। मैंने सामने रखी धातु की रैक पर हल्का सा वार किया। क्षण पूरी रैक मक्खन की तरह दो टुकड़ों में कट गई। अब मेरे पास जीने की ताकत थी। मैंने अपने फटे हुए कपड़ों को भी मजबूत युद्धक पोशाक में बदल दिया। फिर गोदाम का पिछला दरवाजा खोला। बाहर पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। टूटी हुई गाड़ियां,
सड़कों पर लाशें, हर तरफ सन्नाटा, लेकिन मेरी गंध पाकर कुछ ज़ॉम्बी मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैंने तलवार तक नहीं निकाली, बस उन्हें देखा और आदेश दिया। अगले ही पल उनकी डरावनी दहाड़ म्याऊं में बदल गई। उनके शरीर सिकुड़ने लगे, हड्डियां बदल गईं। कुछ सेकंड बाद मेरे पैरों से रगड़ खाते हुए वहां कुछ मासूम बिल्लियां खड़ी थीं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अब मुझे यकीन हो चुका था, मेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। सड़क किनारे एक टूटी हुई पिकअप खड़ी थी, न टायर, न शीशे, न इंजन। मैं उसके अंदर बैठा, हाथ स्टीयरिंग पर रखा और आंखें बंद कर लीं। अचानक पूरी गाड़ी कांपने लगी, धातु चीखने लगी। कुछ ही पल बाद वही कबाड़ एक काले रंग की विशाल बख्तरबंद ऑफ रोड गाड़ी में बदल चुका था। इतना ही नहीं, उसमें आधुनिक जीपीएस भी था, जिसमें पूरे शहर का नक्शा दिखाई दे रहा था। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और मेरी स्टील की यह नई दानव गाड़ी उजड़ी हुई सड़कों पर बिजली की तरह दौड़ पड़ी। रेडियो चालू किया। पहले सिर्फ खरखराहट सुनाई दी, फिर अचानक एक घबराए हुए आदमी की आवाज आई। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। आखिरकार मुझे दूसरे जीवित लोगों का ठिकाना मिल चुका था। कुछ देर बाद मैं एक बड़े शॉपिंग मॉल के बाहर पहुंचा। वहां हथियारबंद लोग पहरा दे रहे थे। मेरी बख्तरबंद गाड़ी देखकर सभी सतर्क हो गए। उनका नेता हाथ में फायर एक्स लिए जोर से चिल्लाया, रुको, तुम कौन हो? मैं धीरे धीरे गाड़ी से उतरा। जैसे ही उन्होंने मेरा चेहरा देखा, भीड़ में मौजूद एक दुबला आदमी अचानक चौंक कर चिल्लाया, ये तो वही बेकार एसएसएस रैंक वाला आदमी है। बस यहीं से मेरी नई कहानी की शुरुआत होने वाली थी। शॉपिंग मॉल के अंदर करीब 300 सर्वाइवर मौजूद थे। हर किसी की नज़र मुझ पर थी। तभी भीड़ को चीरते हुए एक लंबा चौड़ा आदमी मेरे सामने आकर रुका। घनी दाढ़ी, मजबूत शरीर और चेहरे पर नेता वाला रौब। यही था इस सर्वाइवर बेस का लीडर, वान कियांग। वह एक तारांकन सुपर स्ट्रेंथ एबिलिटी यूजर तारांकन था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए भारी आवाज में कहा, अगर तुम सच में इतने खास हो तो हमें अपनी शक्ति का सबूत दो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। बिना कुछ कहे मेरी नज़र पास रखे एक साधारण फायर हाइड्रेंट पर गई। मैंने बस मन ही मन एक आदेश दिया, शुद्ध सोना। अगले ही पल पूरे हॉल में सुनहरी रोशनी फैल गई। सभी लोगों की आंखें चौंधिया गईं। जहां कुछ सेकंड पहले एक साधारण लोहे का फायर हाइड्रेंट रखा था, अब उसकी जगह शुद्ध सोने से बना चमचमाता फायर हाइड्रेंट खड़ा था। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। इतनी खामोशी कि लोगों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। हर कोई पत्थर की तरह वहीं जम गया। और बेस का नेता वान कियांग मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई इंसान नहीं बल्कि किसी देवता को देख लिया हो। मैं अपनी असली ताकत किसी को नहीं दिखा सकता था। अगर लोगों को पता चल जाता कि मैं दुनिया की परिभाषा बदल सकता हूं, तो पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ जाती। इसलिए मैंने शांत स्वर में कहा, जैसा कि तुमने देखा, मैं किसी भी पदार्थ का गुण बदल सकता हूं। मैंने जानबूझकर अपनी शक्ति को सिर्फ मैटर कन्वर्जन यानी पदार्थ बदलने वाली क्षमता बताई। लेकिन सिर्फ इतना सुनना भी सबके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वान कियांग का व्यवहार तुरंत बदल गया। जो आदमी कुछ मिनट पहले मुझसे सवाल कर रहा था, अब वही मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़कर बोला, आज से यह बेस आपका भी है। मैंने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर एक ही सवाल पूछा, वान पो कहाँ है? वान कियांग हंसते हुए बोला, वह अपनी टीम के साथ सामान लेने गया है, बस आता ही होगा। मैंने होंठों पर हल्की मुस्कान ला दी। जिस पल का मैं इंतजार कर रहा था वह आखिर आ ही गया। अचानक मॉल के बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। दरवाजा खुला और करीब 10 लोग थके हुए घायल हालत में अंदर घुसे। सबसे आगे वान पो। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन घमंड अभी भी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उसके पीछे हान जियांग शुए। वह जिंदा थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा डर था मानो मौत को सामने से देखकर आए हो। अंदर आते ही वान पो ने अपना बैग जमीन पर फेंक दिया। धत तेरे की, उस अस्पताल में एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी था। उसकी स्पीड इंसानों जैसी नहीं थी। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसका चेहरा उसी पल जम गया। हान जियांग शुए ने मुझे देखा और उसकी आंखें फैल गईं। तुम जिंदा कैसे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उन दोनों को देखकर मुस्कुराया। ऐसी मुस्कान जो किसी दुश्मन के लिए नहीं बल्कि दो मस्खरों के लिए होती है। ध्याय तेरा अब हिसाब बराबर होगा। वान पो गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा। किसने बचाया तुम्हें? कैसे जिंदा बचे? मैंने उसकी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। मेरी नज़र उसकी सबसे बड़ी शान पर गई, उसकी धातु जैसी चमकती किंग कॉन्ग आर्म पर। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हें अपनी इस ताकत पर बहुत गर्व है ना? वह मुस्कुराया, इस हाथ से मैं किसी को भी चीर सकता हूँ। मैंने भी मुस्कुरा दिया। फिर सबके सामने अपनी उंगली उसकी तरफ उठाई और सिर्फ एक शब्द कहा, उबली हुई नूडल। पूरा हॉल मेरी तरफ देख रहा था। अगले ही पल वान पो की चमकती हुई धातु वाली भुजा
धीरे धीरे पिघलने लगी, धातु गायब हो गई, हड्डियां गायब हो गईं, और कुछ ही सेकंड बाद उसकी पूरी किंग कॉन्ग आर्म एक गर्म, मुलायम, भाप छोड़ती हुई उबली नूडल बन चुकी थी। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई एक शब्द बोलने की। वांगपो नीचे देखने लगा। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वह पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ा, लेकिन उससे पहले ही वांग की आंख मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। बस एक कदम और आगे बढ़े तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। उसकी आवाज में पहली बार डर था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, मैं सोना नहीं बनाता, मैं दुनिया के नियम बदल देता हूं। वांगपो वहीं बैठकर रोने लगा। उसका घमंड, उसकी ताकत, उसकी पूरी पहचान, सब कुछ एक पल में खत्म हो चुका था। उधर हान जियांगशुए के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके होंठ कांप रहे थे। वह मुश्किल से मेरा नाम ले पाए। लिन रैन। मैंने पहली बार उसकी तरफ देखा, बस एक नजर, और वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ी, रोते हुए मेरे पैरों की तरफ घिसटने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैंने उसकी बात बीच में ही रोक दी। मेरी आंखों में अब न गुस्सा था, न नफरत, सिर्फ बेहद ठंडी उदासीनता। जिस तरह इंसान सड़क पर पड़े कचरे को देखकर भी कोई भावना महसूस नहीं करता, उसी तरह मैं उसे देख रहा था। मैंने हल्के से उंगलियां चटकाईं। टक, एक पल में हान जियांगशुए के चारों तरफ पारदर्शी हवा की दीवार खड़ी हो गई। वह घबराकर भागने लगी, लेकिन हर तरफ अदृश्य दीवार थी। वह चीखने लगी, पूरा हॉल कांप उठा। तभी मैंने उसकी तरफ देखकर बेहद शांत आवाज में कहा, तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें मारूंगा? नहीं, इतनी आसान मौत तुम्हें नहीं मिलेगी। मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार मैंने उसके शरीर को नहीं छुआ, मैंने पूरी दुनिया को आदेश दिया। उसी क्षण मॉल के बाहर एक डरावनी दहाड़ गूंजी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में पूरे शहर से हजारों ज़ॉम्बियों की चीखें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी ज़ॉम्बी सेना को एक ही लक्ष्य दे दिया हो। चारों दिशाओं से हजारों नहीं, लाखों ज़ॉम्बी सीधे इसी शॉपिंग मॉल की तरफ दौड़ पड़े। जमीन कांपने लगी, दीवारें हिलने लगीं, सर्वाइवर बेस में अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, सैनिक बैरिकेड मजबूत करने लगे, लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा था। मैंने कैद में कांपती हान जियांगशुए की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, सुन रही हो, पूरे शहर के ज़ॉम्बी सिर्फ तुम्हें खाने आ रहे हैं। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। अब उसे समझ आ चुका था मैंने उसके साथ क्या किया है। वह जमीन पर गिरकर रोने लगी, कृपया मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अदृश्य जेल की परिभाषा बदल दी। जो दीवार अभी तक उसे रोक रही थी, वह अचानक साधारण हवा बन गई। हान जियांगशुए पागलों की तरह उठी और पीछे के दरवाजे से भाग निकली। उसी पल बाहर उमड़ा ज़ॉम्बियों का काला सैलाब, एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना उसके पीछे मुड़ गया। हजारों ज़ॉम्बी सिर्फ एक शिकार के पीछे दौड़ रहे थे, और मॉल के अंदर सबके सामने बेस का नेता वांग कियांग धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपती आवाज में सिर झुकाया, आज से आप हमारे नेता नहीं, हमारे लिए आप भगवान हैं। लेकिन उन्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि मेरी असली शक्ति की सीमा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जिसे दुनिया भगवान समझने लगी, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। पूरे हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। वांग कियांग के घुटनों पर गिरते ही मौजूद हर सर्वाइवर ने भी सिर झुका दिया। कुछ लोग श्रद्धा से, कुछ डर से, लेकिन अब सभी मुझे इंसान नहीं, किसी देवता की तरह देख रहे थे। मैंने बिना कुछ कहे सबकी ओर नजर घुमाई, फिर मेरी नजर हॉल के एक कोने में बैठे उस आदमी पर जाकर रुकी। वांगपो, वही आदमी जिसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। अब उसके चेहरे पर न घमंड बचा था, न गुस्सा, सिर्फ खालीपन। उसकी आंखों में ऐसा सन्नाटा था जैसे उसकी आत्मा पहले ही मर चुकी हो। मैं धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने सिर उठाया, लेकिन इस बार उसने लड़ने की कोशिश भी नहीं की। वह हार चुका था। मैंने हल्के से सिर हिलाया, बस इतना ही, और अगले ही पल उसका पूरा शरीर पत्थर बनने लगा। पहले पैर, फिर सीना, फिर चेहरा। कुछ ही सेकंड में जिंदा इंसान एक निर्जीव पत्थर की मूर्ति बन चुका था। उसके चेहरे पर जमी हुई दहशत हमेशा के लिए वहीं ठहर गई। मैंने मूर्ति को कुछ पल देखा, फिर वांग कियांग की ओर मुड़कर शांत आवाज में कहा, इसे बेस के मुख्य द्वार पर खड़ा कर दो। जो भी अंदर आए और जो भी बाहर जाए, उसे हमेशा याद रहना चाहिए कि विश्वासघात की कीमत क्या होती है। उस दिन के बाद किसी ने भी दोबारा मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। मैंने अस्थायी रूप से पूर्वी शहर के सर्वाइवर बेस को अपना ठिकाना बना लिया, लेकिन मेरा ज्यादातर समय लोगों के बीच नहीं, अपने कमरे में बीतता था।
क्योंकि अब मेरा लक्ष्य सिर्फ जिंदा रहना नहीं था, मुझे अपनी शक्ति की सीमा जाननी थी। मैं हर दिन नए नए प्रयोग करने लगा। एक दिन मैंने एक साधारण कांच की गोली उठाई, उस पर नई परिभाषा लिखी, उपचार करने वाला दिव्य रत्न। फिर मैंने वह रत्न एक सैनिक को दिया जिसकी टांग लड़ाई में टूट चुकी थी। जैसे ही उसने रत्न को हाथ में पकड़ा, उसकी टूटी हुई हड्डियां अपनी जगह जुड़ने लगीं, मांसपेशियां फिर से बनने लगीं। 1 मिनट भी नहीं बीता और वह सैनिक अपने पैरों पर दौड़ रहा था। पूरा मेडिकल विभाग स्तब्ध रह गया। अध्याय 20 ज्ञान भी बनाया जा सकता है। इसके बाद मैंने एक बिल्कुल खाली नोटबुक उठाई और उस पर नई परिभाषा लिख दी, दुनिया के सभी ज्ञात कृषि ज्ञान से भरी विश्वकोश। अगले ही पल खाली पन्ने अक्षरों से भरने लगे। बीज कैसे उगाए जाएं, मिट्टी कैसे तैयार की जाए, फसल को बीमारी से कैसे बचाया जाए, हर जानकारी उस किताब में मौजूद थी। अब सर्वाइवरों ने शॉपिंग मॉल की छत पर खेती शुरू कर दी। धीरे धीरे सब्जियां उगने लगीं। अब भोजन के लिए हर दिन जान जोखिम में डालकर बाहर जाने की जरूरत नहीं रही। लोग मुझे देखकर कहते थे, यह इंसान नहीं, चमत्कार है। लेकिन मैं जानता था, चमत्कार काफी नहीं होते। अगर इंसान को बचाना है तो व्यवस्था बनानी होगी। एक सुबह मैंने बेस के सभी वरिष्ठ लोगों को बुलाया। वांग कियांग, टीम लीडर, सभी अधिकारी, सब मेरे सामने सिर झुकाकर खड़े थे। मैंने पहली बार पूरे बेस के लिए अपने नियम घोषित किए। पहला नियम, बेस के अंदर कोई भी किसी पर हमला नहीं करेगा, चाहे वह साधारण इंसान हो या शक्तिशाली एबिलिटी यूजर। लूटपाट, हत्या या अपने ही लोगों के साथ धोखा, इनमें से किसी की भी सजा सिर्फ एक होगी, हमेशा के लिए निष्कासन। दूसरा नियम, जो काम करेगा वही खाएगा। बेस में अलग अलग टीमें बनाई गईं। कृषि टीम, सामान इकट्ठा करने वाली टीम, रक्षा दल, मरम्मत दल। हर इंसान अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देगा। बिना मेहनत किसी को भोजन नहीं मिलेगा। तीसरा नियम, मैंने सबकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे आदेश से ऊपर कोई आदेश नहीं होगा। जब तक मैं इस बेस का संरक्षक हूँ, मेरे शब्द ही अंतिम नियम होंगे। पूरा हॉल एक साथ झुक गया। हम आदेश का पालन करेंगे। कुछ ही दिनों में मैंने बेस के अंदर एक नई जगह बनवाई। नाम रखा चमत्कार विनिमय केंद्र। यहाँ लोग अपने काम के बदले अंक कमाते थे और उन अंकों से मेरे बनाए विशेष सामान लेते थे। ऐसी कुल्हाड़ी जिसकी धार कभी कुंद नहीं होती थी, ऐसी पट्टियां जो घावों को तेजी से भर देती थीं, ऐसा ध्वनि उपकरण जिसकी आवाज सुनकर छोटे ज़ॉम्बी झुंड रास्ता बदल देते थे। मेरे लिए ये सिर्फ छोटे छोटे प्रयोग थे, लेकिन बेस के लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं थे। रेडियो के जरिए मेरे बेस की खबर पूरे इलाके में फैलने लगी। हर दिन नए सर्वाइवर आने लगे। जो लोग उम्मीद छोड़ चुके थे वे भी यहाँ नई जिंदगी पाने लगे। सिर्फ 1 महीने के अंदर 300 लोगों का छोटा सा बेस लगभग 3000 लोगों का सुरक्षित शहर बन चुका था। लेकिन जितना मेरा नाम फैल रहा था, उतना ही मैं लोगों से दूर होता जा रहा था, क्योंकि मुझे महसूस होने लगा था कि असली खतरा अभी बाकी है। उस दिन मैं अपने कमरे में एक अजीब प्रयोग कर रहा था। मेरे सामने पानी की एक छोटी सी बूंद तैर रही थी। मैं उसे एक नया अस्तित्व देना चाहता था। कमजोर आत्मचेतना वाला जीव। मैं लगभग सफल होने ही वाला था कि अचानक मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। एक बेहद शक्तिशाली मानसिक तरंग हजारों किलोमीटर दूर से सीधे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने आंखें खोलीं और हल्का सा मुस्कुराया। आखिरकार कोई और भी है। मैंने उस मानसिक शक्ति को रोका नहीं, बल्कि उसे जानबूझकर अपने बेस के अंदर आने दिया। वह पूरे इलाके का निरीक्षण करने लगी। हर इमारत, हर इंसान, हर व्यवस्था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का आकलन कर रहा हो। आखिर में वह सीधे मेरे कमरे तक पहुंची और तभी एक ठंडी, घमंडी आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। तुम कौन हो? इस क्षेत्र पर अधिकार किसने दिया? मैंने बिना घबराए जवाब दिया, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कुछ पल तक दूसरी तरफ पूरी खामोशी रही। फिर वह आवाज हल्का सा हंसी। दिलचस्प, आज से यह इलाका मेरा है। घुटनों पर बैठकर मेरी पूजा करो, वरना तुम्हें ईश्वरीय दंड मिलेगा। मैं खिड़की तक गया, शहर के बीचों बीच खड़े सबसे ऊंचे टावर की ओर देखा और मुस्कुरा कर बोला, भगवान, जिस दुनिया के नियम मैं लिखता हूँ, वहां मुझे सजा कौन देगा? तुरंत निष्कासित। अगले ही पल मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही वह शक्ति जोरदार चीख के साथ बाहर फेंक दी गई। दूर, दर्जनों किलोमीटर दूर, आसमान को छूते एक विशाल टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर सिंहासन पर बैठा एक रहस्यमयी आदमी अचानक खून की उल्टी करने लगा। उसकी आंखों में पहली बार हैरानी दिखाई दी। मेरी मानसिक शक्ति किसी ने तोड़ दी। कुछ देर बाद मैं अकेला अपनी बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर सीधे उसी टावर के नीचे पहुंच गया। पूरा टावर अजीब तरह से शांत था। अंदर कोई नहीं था, लेकिन हर चीज बिल्कुल साफ थी। मैं बिना रुके लिफ्ट तक गया। हैरानी की बात,
बिजली अभी भी चल रही थी। मैंने सबसे ऊपरी मंजिल का बटन दबाया। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी, मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन मेरे लिए वह सिर्फ हल्की हवा जैसा था। डिंग, लिफ्ट का दरवाजा खुला। मेरे सामने एक बेहद शानदार विशाल हॉल था। काले क्रिस्टल से बना एक सिंहासन और उस पर बैठा एक युवक। महंगे शाही कपड़े, बेहद आकर्षक चेहरा, लेकिन उसकी आंखें मानो किसी इंसान की नहीं थीं। वह धीरे धीरे सिंहासन से उठा, मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराया। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम खुद मेरे सामने चले आए। ये शहर मेरा है, तुम मेरी सीमा में घुस आए हो। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। सीमा? ये शहर उन लोगों का है जो इसे बचा सकते हैं। वह जोर से हंसा। बेचारा स्थानीय इंसान, तुम्हें अभी तक पता ही नहीं कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा, फिर अपनी ठंडी आंखों से मुझे देखते हुए बोला, मेरा नाम झाओ तियानचियोंग है, और जिस पल ये प्रलय शुरू हुई, उसी पल मैं भगवान बन गया। लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि इस दुनिया में एक भगवान पहले से मौजूद था, जिसने खुद को भगवान कहा था। वह भी मेरे सामने एक खिलौना बन गया। झाओ तियानचियोंग मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही घमंड था जो किसी ऐसे इंसान में होता है जिसे यकीन हो कि पूरी दुनिया उसके पैरों में झुकेगी। वह मुस्कुराया और बोला, जिस दिन ये प्रलय शुरू हुई, उसी दिन मुझे सर्वोच्च शक्ति मिली, मेंटल डोमिनेशन। जिसकी मानसिक शक्ति मुझसे कम होगी, वह हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। उसने चारों तरफ हाथ फैलाते हुए कहा, ये सारे ज़ॉम्बी मेरे पालतू शिकारी कुत्ते हैं। फिर वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। एक विशाल मानसिक दबाव पूरे हॉल में फैल गया। हवा तक भारी महसूस होने लगी। वह मेरी आंखों में देखते हुए बोला, मेरे सामने घुटने टेक दो, मैं तुम्हें अपने सबसे महान सेवक का सम्मान दूंगा। मेरे लिए सिर्फ शोर थी। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। तुम इसे सर्वोच्च शक्ति कहते हो? दूसरों के दिमाग पर कब्जा करना कितनी आदिम और कितनी घटिया क्षमता है। वह गुस्से से चीख उठा। चुप। लेकिन मैंने केवल एक नया लेबल लिख दिया, सारी मानसिक शक्ति, निरर्थक शोर, बस इतना ही। अगले ही पल उसके चारों तरफ फैला विशाल मानसिक क्षेत्र ऐसे गायब हो गया जैसे किसी ने गुब्बारे में सुई चुभो दी हो। पूरा हॉल शांत हो गया। झाओ की आंखों से घमंड गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ डर था। नहीं, मेरी शक्ति कहाँ गई? वह बार बार अपनी मानसिक ऊर्जा जुटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार उसे सिर्फ खालीपन महसूस हुआ। मैं धीरे धीरे उसके सामने पहुंचा। मैंने तुम्हारी शक्ति छीनी नहीं है, मैंने उसे सिर्फ बेकार बना दिया है। सिंहासन पर जाकर बैठ गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें लोगों पर राज करना बहुत पसंद है, तो आज से खेल बदल गया। अब राजा मैं हूं और खिलौना तुम। मैंने चारों ओर नजर घुमाई। महंगा महल, संगमरमर की फर्श, काले क्रिस्टल की दीवारें, सब कुछ मुझे बेहद नीरस लगा। मैंने उंगलियां चटकाईं। टक। अगले ही पल संगमरमर की फर्श मिट्टी बन गई। दीवारें गायब हो गईं। उनकी जगह घना जंगल उगाया। चारों तरफ विशाल पेड़, झरने, फूल, पक्षियों की आवाज। सिर्फ कुछ सेकंड में आसमान छूती इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल एक जीवित जंगल बन चुकी थी। झाओ तियानचियोंग घुटनों पर बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम आखिर हो कौन? मैंने उसकी ओर देखकर शांत स्वर में कहा, मैं इस दुनिया का नया नियम हूं। मैंने उसे मारना नहीं चाहा। मौत उसके लिए बहुत छोटी सजा थी। मैंने उसकी सबसे बड़ी ताकत को देखा। वह दूसरों की चेतना छीनकर उन्हें कठपुतली बनाता था। तो मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें चेतना इतनी पसंद है तो मैं तुम्हें पूरी सृष्टि की चेतना दे देता हूं। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। उसके दिमाग में इंसानों की नहीं, हर जीव की यादें भरने लगीं। एक चींटी की जिंदगी, एक पक्षी की उड़ान, समुद्र की गहराइयां, पेड़ों का सदियों तक खड़ा रहना, जन्म, मृत्यु, दर्द, खुशी, करोड़ों अरबों अनुभव एक ही पल में उसके दिमाग में भर गए। वह जमीन पर गिर पड़ा, सिर पकड़कर चीखने लगा, बस करो, मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन मैं शांत बैठा रहा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ी सजा जीवित रहना होती है। उस दिन के बाद आसमान छूता वह टॉवर मेरा नया मुख्यालय बन गया। मैंने उसका नाम रखा आकाशवान। अब पूरा शहर मेरे लिए एक खाली कैनवास था। मैं जहां देखता वहीं नई दुनिया बन जाती। शहर के पश्चिम में जहरीला औद्योगिक इलाका था। मैंने आदेश दिया, धरती फिर से जीवित हो। जमीन से मीठे पानी के झरने फूट पड़े। जहर खत्म हो गया। बंजर मिट्टी हरी भरी धरती बन गई। दक्षिण का इलाका जहां सिर्फ मलबा बचा था, मैंने वहां भविष्य की इमारतें बना दी। ऐसी इमारतें जो खुद बिजली बनाती थीं, खुद पानी साफ करती थीं और सालों तक बिना मरम्मत के चल सकती थीं। उत्तर में जहां से राक्षस निकलते थे, मैंने पूरे क्षेत्र पर एक अमर ऊर्जा मोहर लगा दी।
अब जो भी दानव बाहर आने की कोशिश करता वह उसी पल राख बन जाता। हर दिन दुनिया थोड़ी और बदल रही थी। अध्याय 33। 2 साल बाद 2.5 साल बीत गए। एक दिन वांग की आंख मेरे सामने आया। उसने सम्मान से सिर झुकाया। महाराज, हमने एक अजीब आदमी को पकड़ लिया है। वह सालों से शहर के बाहर भाग रहा था और उसके पीछे हमेशा लाखों ज़ॉम्बी लगे रहते थे। बहुत मुश्किल से उसे जाल में फंसाया गया। मैंने पूछा, कौन है? वांग की आंख कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हान जियांग शुए। मैं कुछ देर शांत रहा। वह नाम अब किसी पुराने सपने जैसा लग रहा था। मैंने अपनी चेतना दूर तक फैलाई। वह मुझे दिखाई दी, फटे कपड़े, कमजोर शरीर, डर से भरी आंखें। वह अब भी भाग रही थी, जैसे पिछले 2.5 साल उसके लिए कभी खत्म ही नहीं हुए। मैंने धीरे से कहा, अब इसका अंत हो जाना चाहिए। मैंने केवल एक आदेश दिया, खाली शरीर। अगले ही पल उसकी आंखों की सारी चमक बुझ गई। उसका शरीर वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसके भीतर की चेतना हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी थी। मेरे लिए वह कहानी यहीं खत्म हो गई। समय बीतता गया, कितना मुझे याद भी नहीं। मेरा शहर अब एक विशाल महानगर बन चुका था। 10 लाख से ज्यादा लोग वहां रहते थे। दुनिया उसे ईश्वर का आशीर्वाद नगर कहती थी और मुझे जीवित भगवान। अब मेरा शरीर भी इंसानों जैसा नहीं रहा था। मैं ऊर्जा और पदार्थ दोनों के बीच की एक नई सत्ता बन चुका था। मेरी चेतना पूरे ग्रह की धड़कनों से जुड़ चुकी थी। मेरी एक सांस तूफान ला सकती थी। मेरी एक इच्छा समुद्रों का रास्ता बदल सकती थी। मैं वाकई भगवान बन चुका था। लेकिन एक दिन मैंने अपने शहर को ऊपर से देखा। सब कुछ शांत था, लोग खुश थे, दुनिया सुरक्षित थी। फिर भी मेरे दिल में एक अजीब खालीपन था। अब आगे क्या? क्या यही अंत है? उसी पल मैंने पहली बार अपनी नज़र पृथ्वी से बाहर उठाई और मैंने देखा, ये ब्रह्मांड सिर्फ हमारी दुनिया तक सीमित नहीं था। अनगिनत ग्रह, अनगिनत सभ्यताएं, और उनमें से कई अंधकार से निली जा रही थीं। मैंने उस अंधेरे की जड़ भी देख ली, एक ऐसी शक्ति जो पूरी सृष्टि को धीरे धीरे सड़ा रही थी। कई वर्षों बाद मेरे चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। आखिरकार मुझे नया लक्ष्य मिल गया। मैं अपने सिंहासन से उठा, एक ही कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल मैं पूरे शहर के ऊपर आकाश में खड़ा था। नीचे लाखों लोग मेरी ओर देख रहे थे। मैंने पूरी दुनिया से कहा, मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ। जब तक मैं लौटूं, इस दुनिया को उसी रोशनी में जीना जो हमने मिलकर बनाई है। ये कहकर मैं प्रकाश की एक किरण बन गया। वातावरण को चीरता हुआ अंतरिक्ष की ओर बढ़ गया। लेकिन इस नीले ग्रह को छोड़ने से पहले मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और फिर मैंने अपनी सबसे महान शक्ति का प्रयोग किया। मैंने पूरी पृथ्वी पर एक अंतिम लेबल अंकित किया, अनंत चमत्कारों द्वारा सदा संरक्षित विश्व। उसी क्षण पूरी पृथ्वी सुनहरी रोशनी में नहा गई और मेरी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। ये तो उस देवता की पहली यात्रा थी जो अब पूरे ब्रह्मांड की तकदीर लिखने निकल चुका था। समाप्त, या शायद बस शुरुआत।